पिछले 12 दिन से लोग -40 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर पर खुले आसमान के नीचे रह रहे हैं। और इन लोगों में एक ऐसी पर्सनैलिटी है जिसने इंडियन आर्मी को लद्दाख के अंदर रहने के लिए एक ऐसी टेक्नोलॉजी दी है जिससे वो -40 डिग्री फ़ारेनहाइट तो क्या -40 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर भी सर्वाइव कर सकते हैं। और आज वही जो पर्सनैलिटी है, वही जो शख्सियत है, वो इतनी शदीद ठंड के अंदर खुले आसमान के नीचे पिछले 12 दिन से सो रही है। I am Sonam Wangchuk sitting on my 12th day of climate fast today. गोदी मीडिया तो आंखें बंद करके बैठा हुआ है और इन्हें कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा। और सोशल मीडिया पर भी किसी ने इनके हाथ में आवाज नहीं उठाई सिवाय एक इंडियन यूट्यूबर ध्रुव राठी के। और सब ने चुप साधी हुई है। लेकिन लद्दाख के लोग बाहर निकले हैं क्योंकि आज सवाल है लद्दाख की डेमोक्रेसी का। आज सवाल है लद्दाख के एनवायरनमेंट और लद्दाख के लोगों के राइट्स का जो इन्हें नहीं मिल रहे। भारत और पाकिस्तान दुश्मन मुल्क हैं, लेकिन पाकिस्तान और भारत के अंदर बहुत सारी चीजें जो है वो सिमिलर है। जैसे कि इन रिकॉर्ड भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, लेकिन ऐसा लगता नहीं। और कुछ लोग मानते हैं कि भारत एक डिक्टेटरशिप है, लेकिन भारत एक डिक्टेटरशिप भी नहीं है। और सेम कंडीशन पाकिस्तान में भी है। तो फिर पाकिस्तान और भारत क्या है? और 30,000 लोग जो इतनी ठंड के अंदर -40 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर में क्यों निकले हैं, इसके पीछे की रियलिटी क्या है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। 6 मार्च साल 2024 जब भारत सरकार ने बातचीत के बाद भी आवाम की नहीं सुनी तो फेमस एजुकेटर और एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने एक फैसला किया कि वो एक इंडेफिनेट फास्ट पर बैठेंगे। और वो भी 1-2 दिन के लिए नहीं बल्कि पूरे 21 दिन के लिए। और इन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ 3 डिमांड्स रखी हैं। नंबर 1, लद्दाख को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के 6th शेड्यूल में डाला जाए, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन का वो हिस्सा है जो देश के ट्राइबल पॉपुलेशन को प्रोटेक्ट करता है। इसमें होता क्या है कि लोकल लेवल पर लोग अपनी जमीन को लेकर के, अपने जंगलों को और अपने सोशल कल्चर कस्टम्स को लेकर के अपने कानून खुद बना पाते हैं। और इससे बाहर के लोग इनकी जमीन और इनके रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट नहीं कर पाते। अब जो लोग लद्दाख में विजिट कर चुके हैं वो लोग ये चीज जानते होंगे कि लद्दाख में तो इतने ज्यादा जंगल नहीं है, इतना ज्यादा फॉरेस्ट नहीं है। तो फिर ये लोग इस चीज की डिमांड क्यों कर रहे हैं? तो इसकी भी कुछ स्ट्रॉन्ग रीजंस हैं इनके पास। सोनम वांगचुक जी ने कई बार ये समझाया कि क्लाइमेट चेंज को लेकर के ये बहुत ही वीक एरिया है लद्दाख का। अगर इस एरिया में रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करने दिया गया तो लद्दाख के लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। फ्लैश फ्लड्स, नेचुरल डिजास्टर्स और लैंडस्लाइड्स, इनकी जो मात्रा है, इनकी तादाद जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और कुछ ही अरसे के अंदर तबाही फैलनी शुरू हो जाएगी और पूरा लद्दाख जो है वो डिस्ट्रॉय होकर रह जाएगा। नंबर 2, लद्दाख को फुल स्टेटहुड दिया जाए, मतलब एक रियासत का दर्जा दिया जाए, क्योंकि लद्दाख की जो मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन है वो शेड्यूल्ड ट्राइब्स की कैटेगरी में आती है, मतलब कबीलों की शक्ल में रहते हैं ये लोग। नंबर 3, लद्दाख की तरफ से 2 MPs जो है वो दिए जाए उनको। लद्दाख के पास क्योंकि 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, कारगिल और लेह डिस्ट्रिक्ट। और वैसे भी लद्दाख के पास आज डेमोक्रेसी के नाम पर बचा ही क्या है। जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर एक फुल स्टेट हुआ करता था, 2019 में आर्टिकल 370 के तहत इसे डाउनग्रेड करके इसे अलग अलग यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड कर दिया गया। जम्मू एंड कश्मीर की यूनियन टेरिटरी को तो लेजिस्लेटिव असेंबली मिल गई, लेकिन लद्दाख को तो वो भी नहीं मिली। 2019 से पहले जब जम्मू एंड कश्मीर एक फुल स्टेट हुआ करती थी तो लद्दाख की तरफ से 4 MLAs जो है वो हुआ करते थे, लेकिन आज एक भी MLA इनके पास नहीं है। मतलब इनके पास वोट का हक ही नहीं है, इनके पास वोट का राइट ही नहीं है। वोट डालकर किसी को भी चुन नहीं सकते, वो अपना नेता नहीं किसी को भी बना सकते। इस पॉइंट नंबर 3 को देख करके आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए कि इंडिया के अंदर कितनी डेमोक्रेसी बची है। और बीजेपी मतलब मोदी सरकार ने मैनिफेस्टो के 3रे नंबर पर लिखा था कि हम लद्दाख को 6th शेड्यूल जो है वो देंगे। सितंबर 2020 में इस चीज को लेकर के पहला प्रोटेस्ट हुआ लद्दाख में। 2020 में हिल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल इलेक्शंस होने थे लद्दाख में, और इलेक्शन से पहले होम मिनिस्टर अमित शाह ने खुद वादा किया कि इलेक्शन से 15 दिन बाद इनकी डिमांड्स को पूरा कर देंगे। और इनकी इन चिकनी चुपड़ी बातों में आकर के प्रोटेस्टर्स कॉल ऑफ कर दिए गए और बीजेपी 15 सीटों के साथ जीत गई। ये तो एक सियासी चाल थी लोगों को चुप कराने की। इस दौरान सरकार से बातचीत भी हुई, लेकिन मैनिफेस्टो में लिखे जाने के बावजूद भी इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया। और इसी चीज का रिजल्ट है कि आज 21 डे इंडेफिनेट फास्ट देखने को मिल रहा है। अब मुद्दे पे आते हैं कि मोदी सरकार को क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है इन डिमांड्स को मानने में। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि अगर इन डिमांड्स को पूरा किया जाए तो पूरा मुल्क जो है वो उलट पुलट हो जाएगा। ये तो सिंपल सी डिमांड्स हैं। तो मोदी सरकार का, बीजेपी सरकार का जो कोई नुकसान भी नहीं है, बल्कि इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में ही तो ये लिखा था कि वो ये काम करेंगे। वो 6th शेड्यूल में
डालेंगे लद्दाख को। अब मैं आपको इनकी रियलिटी बता देता हूं कि एडीसी के फंक्शंस के अंदर लिखा है कि हर डिस्ट्रिक्ट की काउंसिलिंग जो है वो अपने इलाके की कुछ इख्तियारात रखती हैं, जिसमें वो मखसूस मामला होते हैं जिनमें जंगलात, नहरी पानी, शिफ्टिंग, कल्टीवेशन। रुकिए, यहाँ देखिए कि लैंड्स और फॉरेस्ट, मतलब कि अगर लद्दाख को 6 शेड्यूल में ऐड कर दिया गया तो मोदी सरकार के पास ये पावर नहीं रहेगी कि लद्दाख की जमीन को, लद्दाख के जंगलों को, लद्दाख के माउंटेन्स को अपने किसी मित्र, अपने किसी दोस्त को बेच पाए। सोनम वांगचुक और लद्दाख के लोग ये नहीं चाहते कि लद्दाख को कारपोरेट एक्सप्लॉयटेशन के लिए ओपन किया जाए, और अगर ऐसा कर दिया गया तो वहां के एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक होगी ये चीज, क्योंकि वहां पे बड़े रेयर किस्म के जो है वो जानवर पाए जाते हैं जो कि दुनिया में और कहीं नहीं पाए जाते, और वहाँ की लेक्स, वहाँ की झीलें जो हैं वो इतनी साफ शफाफ हैं कि आपको जमीन भी उनके अंदर दिखाई देती है। इनकी मिसाल मैं आपको कैसे दूं कि जो रेयर चीजें वहाँ पे पाई जाती हैं, मैं इसके ऊपर जब रिसर्च की तो बहुत ही ज्यादा मैं हैरान हो गया कि इतनी रेयर चीजें जो है वो दुनिया में कहीं नहीं पाई जाती और वो सिर्फ लद्दाख में पाई जाती हैं, और बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकता है अगर ये चीजें वहां पे करने दी जाए। तो इस चीज से सिंपल ये कि जितना खूबसूरत और जितना रेयर है लद्दाख, इतना ही सेंसिटिव भी है, तो इसके साथ छेड़छाड़ करना कोई अच्छी चीज नहीं है। यहाँ का एनवायरनमेंट तो सेंसिटिव है ही, लेकिन यहाँ के लोग भी बहुत ही मासूम, भोले भाले और बहुत ही सेंसिटिव हैं। अगर इस तरह का कोई भी स्टेप लिया जाता है तो इससे इनके कल्चर, इन लोगों के इमोशंस और इनके जो रहने सहने के तरीके हैं, इसको बहुत ज्यादा ठेस पहुंचेगी। इससे जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि पाकिस्तान और भारत के अंदर बहुत ज्यादा चीजें सिमिलर हैं, एक जैसी हैं, जैसे कि सियासत, डेमोक्रेसी का खतरे में पड़ना और भी इस तरह की कई चीजें मिल जाती हैं। इन सब के ऊपर जो पाकिस्तान के अंदर ये चीजें देखने को मिल रही हैं, इसके ऊपर हम डिटेल के साथ किसी और वीडियो में बात करेंगे। मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि हमें इस नेचर की, ये जो कुदरत ने हमें गिफ्ट्स दिए हैं, इसकी कदर करनी चाहिए और इसके ऊपर कोई भी आंच नहीं आने देनी चाहिए। अल्लाह ताला ने हमें ये चीजें जो है, ये नेमतें जो है वो तो दे दी हैं, लेकिन हमें इस चीज की सेंस भी तो दी है कि इसका इस्तेमाल कैसे किया जाए, और हमें इस सेंस को इस्तेमाल भी करना चाहिए। ये कहानी सिर्फ भारत की ही नहीं बल्कि और भी बड़ी जगहों पर जो बड़े बड़े मिनिस्टर्स हैं, वहाँ के जो बड़े ओहदेदारान हैं, वो अपने जमीन को, अपने फॉरेस्ट को, अपने पहाड़ों को, माउंटेन्स को जो है बेचने की कोशिश कर रही हैं, और इसका फायदा अब आम आवाम को तो हो नहीं रहा, जो जनता है हमारी आम, उनको तो हो नहीं रहा। ऊपर बैठे हुए कुछ मिनिस्टर्स हैं जो उनके फ्रेंड्स जो हैं, उनको हो रहा है इस चीज का फायदा, मतलब कि इनके जो दोस्त ममालिक हैं, इनको हो रहा है इस चीज का फायदा, और हमें इनकी आवाज बनना चाहिए, हमें इस तहरीक को आगे लेके चलना चाहिए। मैंने अपना पर्सनल ओपिनियन तो रख दिया आपके सामने, अब बारी आती है एक्सपर्ट ओपिनियन, मतलब पब्लिक की। क्या सोनम जी राइट पर हैं? क्या वहां की पब्लिक राइट पर है या नहीं? आपका इस बारे में क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसी के साथ मुझे दें इजाजत। अली मुर्तजा।